हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत दिनों बाद आप सबकी क्लास जो है यूट्यूब पर चलने जा रही है हमारे इस चैनल डियर मैंग सर पर। तो दोस्तों, अभी तक आप सबकी ये जो क्लासेस प्रोवाइड की जाती थी ग्राफी ऐप पर चलाई जाती थी, यहाँ पर आज बहुत दिनों बाद आपके इस चैनल पर ये क्लास प्रोवाइड की जा रही है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर मैं जितने भी प्रश्न बताऊँ वो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मात्र 20 प्रश्न, जी हाँ, केवल 20 प्रश्न मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जो कि आपको ध्यान से देखना है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्लास बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने वाला है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एंड तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। और आप सभी लोग क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सबसे मस्ट है कि क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन आप सभी को तभी आसानी से मिलेगा जब सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन क्लिक करेंगे। चलिए, रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे बिल्कुल से दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से। तो कारगिल विजय दिवस जो है दोस्तों आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, मैं इसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ रेड में, जिससे कि आसानी से आप सभी को दिखे। चलिए, यहाँ पर आप सभी लोग टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी वाले को। 26 जुलाई, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को मनाते हैं। बिल्कुल राइट है, जितने भी लोगों ने बताया है। चलिए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफी लोगों ने यहाँ पर बताया। चित्रा त्रिपाठी, अस्मिता राय, काफी लोगों के यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल राइट हैं आप सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज और ध्यान में रखिए दोस्तों, यह ऑपरेशन जो है कब से कब तक चला? 8 मई से कब? 8 मई से जो है 26 जुलाई तक चला। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, 8 मई से 26 जुलाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पर्यावरण विभाग की स्थापना जो है कब हुई? 1972, 1986, 1980, 1992। तो दोस्तों, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना सन 1980 ईस्वी में हुई है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है। जितने भी लोगों ने यहाँ पर सी बताया, आप सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही बीता है, जून के ही महीने में पड़ता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, और प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून सन 1974 ईस्वी को मनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ शुरुआत जो है 1974 ईस्वी से हुई है इसकी, तो ये भी ध्यान में रखिए। पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लिए करिए, ठीक है। और भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना सन 1980 ईस्वी में हुई, जो कि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। और सन 1985 ईस्वी से पर्यावरण विभाग को पर्यावरण और वन मंत्रालय कहा जाने लगा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विंग्स ऑफ फायर इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये तो बहुत ही आसान है, मैंने आपको कई बार बताया। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक जो है, यहाँ पर देखिए काफी लोगों ने बताना स्टार्ट किया है, अब्दुल कलाम। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। पुस्तक विंग्स ऑफ फायर जो है सन 1998 ईस्वी में जो है, इसके लेखक पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, जिन्हें डॉक्टर की भी उपाधि प्राप्त है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर अब्दुल कलाम, और ये मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। चलिए, एस ई जेड का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों, ये जो है क्या है, पहले इसे समझिए, ठीक है। एस ई जेड की शुरुआत जो है भारत सरकार ने सन 2005 ईस्वी में की थी। और इसका उद्देश्य क्या है ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना है, ठीक है। और यहाँ पर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर एस ई जेड का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बिल्कुल करेक्ट है जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर सी को। चलिए टिक कर लीजिए आप सभी लोग। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रेम पचीसी के रचयिता कौन है?
प्रेम पचीसी के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद, आप लोग यहाँ पर टिक कर लीजिए। मुंशी प्रेमचंद्र को जो है कलम का जादूगर भी कहा जाता है। चलिए, एशिया का प्रथम और विश्व का दूसरा मानव डीएनए बैंक कहाँ पर है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, या आपका लखनऊ में, या मुंबई में? तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एशिया का प्रथम एवं विश्व का दूसरा डीएनए बैंक की बात करें तो ये आपके अपने यूपी में है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, यूपी से रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब लखनऊ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके उत्तर प्रदेश में है, जो कि बहुत ही प्राउड फील कराता है, क्योंकि पूरे एशिया में प्रथम पे है। भारत तो छोड़िए, पूरे एशिया में टॉप पे है, और विश्व में, वर्ल्ड की बात करें तो ये दूसरे स्थान पर है। मानव डीएनए बैंक लखनऊ में, बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये। चलिए, डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? बहुत ही आसान है, सभी लोग जानते हैं। 9th 10th में बायोलॉजी की क्लास में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। जी हाँ, डीएनए का पूरा नाम जितने भी लोगों ने बताया है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, या एसिड, इंग्लिश में एसिड कहेंगे, ठीक है। डीऑक्सी राइबोनिक एसिड बिल्कुल राइट है आप सभी लोग, ठीक है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, हिंदी में क्या कहेंगे? अम्ल, इंग्लिश में एसिड। चलिए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आवाज थोड़ा कट रही है क्या? सभी लोग कमेंट में बताएं। चलिए, कमेंट में यहाँ पर देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि कट रही थी, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र, भारत की प्रथम बोली फिल्म आलम आरा, भारत की प्रथम ईस्टमैन कलर फिल्म हम हिंदुस्तानी, भारत की प्रथम 3D जो है फिल्म मकड़ी। तो यहाँ पर आपका कौन सा सुमेल नहीं खा रहा है, सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा ये बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रही है, ठीक है। देखिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होंगे तो इसका मतलब कि आप लोग बस तुक्का लगाते हैं। जी हाँ, जो लोग अभी भी अड़िग हैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ, उन लोगों का सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला। जी हाँ, काफी लोगों ने बताया है भारत की प्रथम 3D फिल्म मकड़ी ये भारत की पहली फिल्म नहीं है 3D में। बिल्कुल करेक्ट है आप सभी लोग, बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जितने भी लोग एंड तक बने रहे वो लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बिल्कुल सही बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न में बी वाला ऑप्शन केवल चौथा, मतलब ये आपका केवल ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि भारत की प्रथम 3D फिल्म मकड़ी नहीं है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट रखना है। भारत की प्रथम 3D फिल्म का नाम है माई डियर कुट्टी चाटन। लिख लीजिए कहीं पर, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते हुए चलिए, और बगल में कॉपी पेन यदि साथ में रखे हैं तो जरूर लिखिए, क्या लिखना है आपको? माई डियर कुट्टी चाटन। यह एक मलयालम फिल्म है जो कि पहली बार भारत में 3D के रूप में देखी गई, ठीक है। और यह फिल्म सन 1984 में रिलीज हुई थी, जिसके निर्देशक जीजो पुनोनोस थे, ठीक है। तो ये 3D फिल्म बताओ सन 1984 ईस्वी में ही देख ली गई थी, जो कि मलयालम से साउथ इंडिया से रिलेट करती है। चलिए, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर भारत की प्रथम बोलती हुई फिल्म जो थी वो आलम आरा थी। उसके पहले बोलती हुई फिल्म नहीं बनाई जा सकती थी, क्योंकि उस समय जो है माइक्स के उतने ज़्यादा आविष्कार नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ चलिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं और चर्चा कर लेता हूँ, इंटरेस्टिंग है।
और प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र की बात करें, ऑप्शन मैं अभी देख रहा हूँ इसमें तो थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है कि भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ये बिल्कुल करेक्ट है जो दोस्तों। ये जो है प्रथम मूक फिल्म के नाम से जानी जाती है, जिसमें मतलब बिना बोले, ठीक है, ये पूरा दर्शन इसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये सन 1913 ईस्वी में बनी थी, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए, और राजा हरिश्चंद्र के निर्माता और निर्देशक जो है दादा साहेब फाल्के हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहते हैं? कानपुर, इलाहाबाद, नागपुर, नई दिल्ली। तो दोस्तों, भारत का शून्य मील केंद्र जो है नागपुर को कहा जाता है, और भारत के मध्य में जो है होने वाले होने के कारण जो है यहाँ शून्य मील का पत्थर लगाया गया है। और नागपुर की बात करें तो टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया और वाइन सिटी और नारंगी शहर के नाम से जाना जाता है नागपुर को। गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है, जो कि राजस्थान के सबसे बड़े शहर जयपुर में रिलेट करता है, ठीक है। और कानपुर को जो है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। और भारत के स्वच्छ राज्यों की बात करें तो इंदौर जो है यहाँ पे आपका आएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए नागपुर। ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोगों ने बताया है बिल्कुल राइट है आप सभी लोग। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित राज्य। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से आपका कौन सा कथन असत्य है? निशांत पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है, या इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने का कार्य संपन्न करना है, या निशांत मजबूत फाइबर ग्लास एवं कंपोजिट मटेरियल से बना है, या जिस कारण इसे रडार से नहीं पकड़ा जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल भी कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, कोई भी कथन सही नहीं है। बात करें दोस्तों यहाँ पर, निशांत एक टोही विमान है। क्या है दोस्तों? निशांत एक टोही विमान है, ना कि पायलट रहित परीक्षण विमान, ठीक है। और इस प्रकार यदि बात करें इसके बारे में तो मानव रहित विमान को ड्रोन विमान भी कहा जाता है। जी हाँ, मानव रहित विमान को हम लोग ड्रोन विमान के नाम से जानते हैं। और ड्रोन का अर्थ है नर मधुमक्खी। क्या मतलब? ड्रोन शब्द कहाँ से लिया गया है? ड्रोन शब्द लिया गया है नर मधुमक्खी। नर मधुमक्खी के नाम पे ड्रोन शब्द रखा गया है, ड्रोन नाम रखा गया है ड्रोन कैमरा को। और निशांत विमान का निर्माण जो है DRDO, ठीक है, DRDO, इसे कहीं पर लिख लीजिए आप सभी लोग। DRDO की एक शाखा वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ने किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, दीना या आपका वियतनामा। तो देखिए, बात करें दोस्तों यहाँ पर म्यांमार की, तो ये इसका जो मुद्रा है वो कयात के रूप में जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। थाईलैंड में बात है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर कंबोडिया की बात करें तो कंबोडिया की मुद्रा जो है रियल है, ठीक है, रियाल। तो यहाँ पर दिनार नहीं है, रियाल है, तो इसे बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन आपका सुमेल नहीं खा रहा है। और वियतनामा का डांग है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? प्ने है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। कंबोडिया की राजधानी क्या है? प्ने। चलिए चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर बी वाला आप सभी लोग बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। अंतरराष्ट्रीय विधि के विषयों पर प्रारूप तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जापान में दुनिया का सबसे ऊंचा 2080 फीट का संचार टावर बनकर तैयार हुआ, जो कि आपको पता होना चाहिए उसका नाम क्या है, ठीक है। 2080 फीट, ये चीज पहले ध्यान में रखिए। 2080 फीट ये टावर बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्काई ट्री टावर, ठीक है, जो कि आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। एफिल टावर से भी ऊंचा टावर है, अभी हाल ही में ये जो है बन के तैयार हुआ है।
इसको 1 दशक भी अभी पूरे नहीं हुए हैं। राष्ट्रीय मशरूम खुंभ अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र आपका कहाँ से रिलेट करता है? तो दोस्तों ए वाला टिक कर लीजिए, चंबा घाट सोलन से हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों 14 नंबर प्रश्न सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, तो डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी युग्म यहाँ पर आपका सही नहीं है। आज सभी के विपरीत आंसर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ज्यादातर होता क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन जल्दी सही ही नहीं होता। ठीक है, उपरोक्त में से सभी, ये ऑप्शन तो ज्यादातर सही होता है, लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन ज्यादातर गलत रहता है। लेकिन आज 2 या 3 प्रश्नों में ये मिल चुका है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आज का सेशन थोड़ा सा ये अलग चल रहा है, समझ लीजिए। तो डी वाला जो है आपका यहाँ पर सभी युग्म सुमेलित है, सभी युग्म सुमेलित है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सभी युग्म सुमेलित है भैया। ब्रह्म समाज कलकत्ता से रिलेट करता है, हरिजन संघ अहमदाबाद से, और विश्व भारती की बात करें तो ये आपका रिलेट करता है कहाँ से? कलकत्ता से। ठीक है, चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, हमारी संस्कृति हमारा धरोहर, सॉरी हमारी संस्कृत धरोहर के लेखक कौन है? तो दोस्तों हमारी संस्कृत के धरोहर के लेखक जो है डॉक्टर दयाल शर्मा है। ठीक है, जो भारत के 9वें राष्ट्रपति तथा 8वें उपराष्ट्रपति थे। चलिए, तो यहाँ पर आप सभी को टिक कर लेना है, कौन सा वाला ऑप्शन? बी वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अश्विनी पोनम्मा किस खेल के लिए जाना जाता है? अश्विनी पोनम्मा किस खेल के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अश्विनी पोनम्मा एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, जो कि आपके जाने जाते हैं बैडमिंटन के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, पवेलियन एम्पली थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम जो है वो स्थित है वेनिस में, रोम में, मिलान में, या वेटिकन सिटी में? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस जो हैं दिए गए हैं, तो बी वाला बिल्कुल टिक कर सकते हैं आप सभी लोग। पवित्र शहर मक्का में स्थित है, यूएई, सॉरी, पवित्र शहर मक्का कहाँ पर स्थित है? तो यूएई में, या आपका सऊदी अरब में, या कतर में, या आबू धाबी में? तो ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों। हो सकता है आपके रिलेशन में या कोई ऐसा ऐसे सब जगहों मतलब मक्का मदीना गया भी हो और आपको पता भी होना चाहिए। बहुत ही आसान है दोस्तों, बचपन से इसके बारे में बहुत सारी कहानियां भी सुनते आ रहे होंगे। सऊदी अरब में है। यहाँ पर जो है एक खास बात, इस मकबरे की, सॉरी क्या बोलते हैं, पवित्र शहर मक्का जो है किस शहर में स्थित है? तो ये आपका सऊदी अरब में है। और इसके बारे में एक खास चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इस जगह पर जो है केवल मुस्लिम अलाउड है, मुस्लिम के अलावा जो है यहाँ पर कोई भी अदर धर्म नहीं जा सकता है। इसके कुछ बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डिस्कस करना नहीं सही समझूंगा। ठीक है, बस आप इतना जानिए, जो इम्पोर्टेंट्स है, जो पॉइंट्स है, उसे आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, सऊदी अरब में केवल मुस्लिम, सऊदी अरब में मक्का जो शहर है, इसमें हज करने के लिए जो लोग, कुछ लोग जाते हैं, इसमें केवल मुस्लिम अलाउड है। ठीक है, हिंदू नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। चलिए, सऊदी अरब की मुद्रा तो आप सभी लोग जानते ही हैं, रियाल है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न एक आपके सामने आ चुका है, जो कि यहाँ पर आपको इमेज भी दिख रहा है। काफी अच्छा प्रश्न है ये, जो कि इंटरेस्टिंग बना रहा है यहाँ पर इमेज के साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वरम स्मारक में किया है, ठीक है, इसमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपके सामने है और यहाँ पर आप लोग चित्र के माध्यम से देख ही रहे हैं। जी हाँ, आपके ऑप्शंस में बीड़ा,
मृदंग, तबला और वायलिन। यहाँ पर यदि एक 5 साल के छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे तो हो सकता है वो भी बता दे। बस लड़का जो है वो थोड़ा सा होना चाहिए अच्छे घर से, मतलब उसके परवरिश जो है अच्छे से की गई हो, क्योंकि उसे सिखाया गया हो ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, चलिए, उसका आचरण सही होना चाहिए बस। जी हाँ, जो माँ सरस्वती जी हैं बीड़ा बजाती हैं, और वही चीज़ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने हाथ में लिए हुए हैं, जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का ये लास्ट प्रश्न है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, सन 1896 ईस्वी में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? एथेंस ने, या पेरिस, या लंदन, या एम्स्टर्डम? तो बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 1996 ईस्वी में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला जो राजधानी था वो यूनान की राजधानी एथेंस से रिलेट करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप सभी लोग ए वाला बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है आज की ये क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में यदि आपको कुछ समझ में ना आया हो तो उसे ज़रूर पूछें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।